हेलो क्लास 12th। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर और आज हम फिजिक्स के एक सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर्स में डाइव करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये वो चैप्टर है जो क्यूरियोसिटी भी बढ़ाता है और मार्क्स भी। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक सिंपल सा कंपास उसको हमेशा कैसे पता चलता है कि नॉर्थ किधर है, या वो छोटा सा मैग्नेट आपके फ्रिज पर इतनी मजबूती से कैसे चिपक जाता है? इन सब डे टू डे मिस्ट्रीज का जवाब बच्चों इस चैप्टर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में छिपा है। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि आपके एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन। देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये चैप्टर एग्जामिनर्स का फेवरेट है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की या अपने बोर्ड्स की, इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दोनों गारंटीड हैं। तो हमारा मिशन है इसको फुल फोकस के साथ मास्टर करना, ताकि एक भी मार्क ना कटे। लेट्स सी व्हाट विल बी कवरिंग। So, here's our game plan for today. We'll start with the absolute basics. Then we'll visualize the invisible world of fields and forces. We'll then learn the language to decode different materials, meet the three big families, dia, para, and ferro, and finally we'll shift into pure exam-focus mode before our final takeaway. Let's get started with Section 1. All right, let's start at the very beginning. Section 1, the first look. यहाँ हम foundation build करेंगे, उन चीज़ों से जो आपको शायद पहले से पता हैं, but we'll see them with a physicist's eye. ये प्रॉपर्टीज तुम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? एक क्विक रिफ्रेशर लेते हैं। पहला, हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दूसरा, अगर आप एक मैग्नेट को धागे से बांधकर लटका दो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। तीसरा, सेम पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को धक्का मारते हैं, रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल्स नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। और आखिरी, मैग्नेट्स को हम आयरन और उसके अलॉय से बना सकते हैं। सिंपल। एंड हियर वी हैव अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। इसे पार स्टार मार्क कर लो। इट सेज यू कैन नेवर आइसोलेट अ मैग्नेटिक पोल। सोच के देखो, आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते जाओ, इन्फिनिटली स्मॉल पीसेस में भी हर छोटे से छोटे टुकड़े का अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा। This is a huge difference from electric charges where you can easily have an isolated positive or negative charge. Now that we have the basics, let's step into the invisible. Section 2. Fields and forces. यहाँ हम सीखेंगे कि मैग्नेट्स के आसपास का वो इन्फ्लुएंस जोन क्या है और उसको ऑन पेपर विजुअलाइज कैसे किया जाता है। Let's make the invisible visible. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करने का आसान तरीका है। इनकी 4 प्रॉपर्टीज याद रखो। 1, ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। 2, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। 3, जहां लाइंस पास पास हैं वहां फील्ड स्ट्रांग है और जहां दूर दूर वहां फील्ड वीक है। एंड 4, ये लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, which is impossible. This leads to a groundbreaking idea from Ampere. He hypothesized that all magnetism at its core is just because of moving charges or circulating currents. और इसका perfect proof है एक solenoid. Look at it. जब आप इसमें current pass करते हो, it becomes an exact replica of a bar magnet. The field lines are identical. यही वो movement है जहां electricity और magnetism हाथ मिलाते हैं. Okay, now for a very important scenario. Imagine we place a tiny magnet, a dipole, in an external uniform magnetic field B. Common sense क्या कहता है? The field will try to align it, right? ये जो aligning force है, इसको हम कहते हैं torque. The formula for this torque is tau equals m cross b. ध्यान देना ये cross product है, so the magnitude is mb sin theta. Now let's talk about energy. The potential energy stored in this dipole is u equals minus m dot b. ये dot product है, so it's minus mb cos theta. सोचो, जब डायपोल फील्ड के साथ अलाइंड है यानी थीटा 0 है, एनर्जी सबसे कम होती है, माइनस एम बी। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। और जब वो उल्टा अलाइंड है, थीटा 180 है, एनर्जी मैक्सिमम होती है, प्लस एम बी। नेचुरली दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। This leads us directly to Gauss's law for magnetism, which highlights another key difference from electricity. The law is surprisingly simple. The net magnetic flux through any closed surface is always zero. सिंपल भाषा में इमेजिन अ बॉक्स। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस बॉक्स के अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी हमेशा। और इसका रीजन क्या है? वही पुराना रूल, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। यू कांट ट्रैप अ लोन नॉर्थ पोल इनसाइड द बॉक्स। दिस लॉ इज अ डायरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट। चलिए अब एंटर करते हैं सेक्शन 3 में। अब हम वो लैंग्वेज सीखेंगे जो मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए ज़रूरी है। ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट डेफिनेशंस और रिलेशंस पूछे जाते हैं।
पहला टर्म है मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ। बेसिकली ये बताता है कि एक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो गया है। ये मटेरियल की इंटरनल रिस्पॉन्स है। दूसरा टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कैपिटल H। ये एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये वो कॉज है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सोलेनॉइड के केस में H करंट पर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि सोलेनॉइड के अंदर कौन सा मटेरियल रखा है। सो H इज द एफर्ट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम खाई से लिखते हैं। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये आसान शब्दों में मटेरियल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये बताता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। इन तीनों को कनेक्ट करने वाला गोल्डन फॉर्मूला है M = chi times H। इसको हमेशा याद रखना। Okay, now that we have the vocabulary M, H and Chi, let's use it to classify materials into their three main families. Welcome to section 4. यहाँ से comparison based questions की लाइन लग जाती है एग्जाम्स में, so every detail matters. इस टेबल को ध्यान से देखो, हम इन तीनों फैमिलीज को कंपेयर करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है ससेप्टिबिलिटी, ची। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये स्मॉल और नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये फील्ड को रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए ये स्मॉल और पॉजिटिव होती है, यानी वीकली अट्रैक्ट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये लार्ज और पॉजिटिव होती है, यानी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr। डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 और फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बिहेवियर। डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ भागता है, जबकि पैरा और फेरो दोनों वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आखिरी, फील्ड लाइंस का क्या होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस को अपने अंदर से धक्का देके बाहर निकाल देता है। पैरामैग्नेटिक थोड़ी सी लाइंस को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है और फेरोमैग्नेटिक तो जैसे सारी फील्ड लाइंस को खींचकर अपने अंदर से गुजार देता है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा एनालॉजी है। सोचो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पानी की एक स्ट्रीम है। डायमैग्नेटिक मटेरियल एक पत्थर और रॉक की तरह है जो पानी को अपने से दूर डाइवर्ट कर देता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक स्पंज जैसा है जो थोड़ा सा पानी अपने अंदर सोख कर लेता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पावरफुल पंप की तरह है जो सारी की सारी स्ट्रीम को जबरदस्ती अपने अंदर से खींच लेता है। आई होप इस एनालॉजी से यह हमेशा के लिए याद रहेगा। Let's cover a few special cases that are direct MCQs. First, superconductors are perfect diamagnets. With chi equal to -1, they expel every single field line, an effect famously known as the Meissner effect. Second, ferromagnets have a secret weapon, tiny regions called domains where all atomic magnets are already aligned in teams. This is why they are so strong. But what if you heat a ferromagnet? At a high enough temperature, the Curie temperature, the thermal energy becomes so high that it breaks up these teams. The domains vanish, and the strong ferromagnet becomes just a weak paramagnet. Alright, let's switch gears. अब तक हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे। Now let's get into pure exam strategy. Section 5, Exam Focus. यहाँ हम उन कॉमन ट्रैप्स की बात करेंगे जहाँ स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं। बच्चे, ये कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें आप फंस सकते हो। पहला, ची और म्यू के बीच कंफ्यूज हो जाना। याद रखो म्यू = 1 + ची। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला U = -mb cos थीटा में माइनस साइन भूल जाना। ये एक छोटी सी गलती आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत कर सकती है। तीसरा, ये भूल जाना कि ची एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और आखिरी, डाया और पैरा की प्रॉपर्टीज को मिक्सअप कर देना। रिमेंबर, डाया रिपेल्स, पैरा अट्रैक्ट्स। इन सब पर ध्यान देना है। And finally, let's bring it all together. Section 6, the final takeaway. यहाँ हम पूरे चैप्टर का सार यानी एसेंस निकालेंगे in just a few key points. Let's do a rapid fire revision. Point 1, मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है? मूविंग चार्जेस। Point 2, क्या मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, इसीलिए गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है? 0. Point 3, मटेरियल्स को किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं? ससेप्टिबिलिटी, ची। Point 4, डायमैग्नेटिक का ची, नेगेटिव, इट रिपेल्स। Point 5, पैरामैग्नेटिक का ची, small and positive, weakly attracts. Point 6, ferromagnetic का ची, large and positive, strongly attracts. बस, ये पूरे चैप्टर का सार है। Remember, the only difference between ordinary and extraordinary is that little extra practice. We've built the concepts together, अब आपके कोर्ट में है. Solve as many numericals as you can and turn this chapter into your scoring zone. You've got this. If you found this explainer helpful, then do like, share and subscribe. मिलते हैं next time. Keep learning and keep explaining it to yourself.